आपको बता दें मल्टी टैलेंटेड एक्टर है हमारे क्या कहना चाहिए माटी के लाल छत्तीसगढ़ की शान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में भी। आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी अभी सियासत की दुनिया में दस्तक दी है, तो बीजेपी ज्वाइन करने का इसके पीछे क्या सोचना था, मतलब आपका? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से एक आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करने की अपनी एक सीमा होती है, लोगों के लिए काम कर पाने की अपनी एक सीमा होती है, लोगों को एंटरटेन करते आया। मैं अलग अलग मीडियम्स में काम किया कि भाई मैं सिनेमा किया, मैं यूट्यूब किया, अनुज नाइट, आरुख बैंड, या फिर मैं टीवी के लिए भी काम किया, रेडियो के लिए भी काम किया। तो उसकी अपनी एक सीमा रही है, उसको जितना मैं फैला सकता था मैंने उसको फैलाने की कोशिश की और सब में काम किया। उसके बाद एक लंबा अरसा होने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा और मेरे शुभचिंतकों को, मेरे फैंस को भी ये जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस थे वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि अब मुझे एक सार्वजनिक जीवन में जो राजनीति का माध्यम होता है, जिसमें आपके काम करने का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए ऐसा लगा और मैंने इसलिए फिर राजनीति को चुना। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो उसका काम करने का तरीका है इस देश के लिए, वो राष्ट्र प्रथम बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो धारा 370 हटाने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ट्रिपल तलाक हटाने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो राम मंदिर के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाती है और अंततः राम मंदिर बनवा कर दम लेती है। तो इस तरह की पार्टी के साथ काम करने का एक अलग आपको कॉन्फिडेंस होता है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसी पार्टी का मैं सदस्य हूं। जी। चुनाव के पहले पार्टी ज्वाइन करने का क्या मतलब रीजन था? लोग ज्यादातर उम्मीद रखते हैं कि टिकट मिलेगी या इस तरीके की उम्मीदें रखते हैं, तो आपकी क्या इसमें उम्मीद थी, आपका क्या सोचना था? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है और एक एक कार्यकर्ता का महत्व है। तो ऐसी पार्टी के साथ आप एक कार्यकर्ता के तौर पर जब जुड़ते हैं तो यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करिए, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है, जो संगठन आपको जिम्मेदारी देती है, उसे आप पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत से निभाइए। इतना मेरे हिसाब से पर्याप्त होता है। अनुज जी, सियासत में आने के बाद क्या नेता अनुज, अभिनेता अनुज के लिए वक्त निकाल पाएंगे? नहीं, निकालना पड़ेगा बिल्कुल। वो तो मेरा जीवन है कि मैं आप बोलें तो इंसान अन्न और पानी के बिना कैसे रहेगा, वैसे ही मेरे लिए कलाकारी है। एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, मैं जब भी मौका रहेगा मैं बिल्कुल काम करता रहूँगा और लगातार काम करूँगा। अगर चुनाव में लड़ने का मौका मिलता है तो कहाँ से लड़ना पसंद करेंगे आप? देखिए, ये मेरा बोलने का विषय नहीं है, ये तो पार्टी तय करती है कि किसे क्या दायित्व देना है। मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम करने को तैयार हूँ, पार्टी मेरे लिए जो तय करेगी मैं वो काम करूँगा। जी, चलिए अब आपकी शुरुआती सफ़र के बारे में जानते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और घर में कैसा माहौल था, कुछ उस पर आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी पैदाइश जो है बलौदा बाजार भाटापारा ज़िले के भाटापारा में हुई और मैं वहीं पला बढ़ा। अपनी फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई मैंने भाटापारा में की। उसके बाद मैं रायपुर आ गया और रायपुर में काफ़ी समय तक रहा। हमारा बहुत साधारण सा परिवार है। हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में। अभी मैं अपनी माता जी, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता हूँ। बहुत छोटा सा परिवार है और सब साधारण से लोग हैं। हमारे घर का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे परिवार से कोई कभी अभिनेता, कोई नेता, कोई नहीं रहा है। आई एम द फर्स्ट, मैं पहला हूँ। तो हम सब, हमारे परिवार के लिए भी एक अलग अनुभव है। जी, लाइक यू आर द फर्स्ट पर्सन वर्किंग आउट ऑफ द लीग कहना चाहिए। हाँ, हम लोग सर्विस क्लास लोग रहे हैं, नौकरियों में रहे हैं और इस तरह की बातें रही हैं। लेकिन मेरे साथ हमेशा अलग स्थिति रही। चाहे मैं एक कलाकार के तौर पर जब मैंने काम किया तब भी मेरे परिवार के लिए एक नई बात थी और एक राजनीतिज्ञ के रूप में अब काम करने की बारी आई है, तो ये भी उनके लिए नया एक्सपीरियंस है। तो आपको फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला और गायन के तरफ आपका ध्यान कैसे आकर्षित हुआ, या पहले से आप उसमें इनटू थे? देखिए, मैं बचपन से गाता था और मैंने क्लासिकल वगैरह भी सब सीखा। तो
मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज में थोड़ा लोग जानते पहचानते थे कि ये बंदा थोड़ा आर्टिस्ट है। तो जब फिल्म के लिए निर्माता निर्देशक हीरो ढूंढ रहे थे तो उन्हें मेरे बारे में किसी ने बताया और इस तरह से मुझे फिल्म मिली। जी। तो आपने कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रोल आपको कौन सा आप कनेक्ट करते हैं, जिससे आप जो आप हमेशा याद करते हैं कि जैसे मैं एक्टिंग या आपसे इसकी बात करता हूँ अभिनेता होने की, तो आप पहले ये कौन सी ऐसी एक वो आती है पुरानी आपको? देखिए, मुझे मोरछैया भुइयां का किरदार ऑब्वियस है, मेरी पहली फिल्म थी तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसका किरदार भी बहुत अच्छा था जी। और साथ ही साथ झन भूलो माँ बाप ला जी। अभी मेरी एक और फिल्म आई थी महू दीवाना तहू दीवानी, उसका किरदार भी अच्छा लगता है। अभी एक हाल ही में मेरी एक फिल्म आई थी उसके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मार डारे माया माँ, उसमें जो मेरा किरदार था वो भी मुझे बहुत पसंद है। आने वाले समय में आप कौन सा किरदार आगे निभाना चाहते हैं? मतलब जो फिल्मों में आप चाहते हैं कि मुझे जैसे स्पोर्ट्स में मुझे एज अ स्पोर्ट्समैन मैं एक्ट करूं, या ऐसा क्या आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं जो आपके अंदर से रहे? मतलब अब तो ऑन स्क्रीन मुझे लगता है पॉलिटिशियन का किरदार मुझे एक बार निभाना चाहिए। जी। आपने जो बैंड स्टार्ट किया है आरुख के नाम से, मैं देख रहा था आपका यूट्यूब चैनल बहुत बहुत अच्छा है, लोग बहुत व्यू करते हैं, तो उसको आपने कैसे स्टार्ट किया, उसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, क्या है, मुझे बहुत समय नहीं मिल पाता था यूट्यूब वगैरह के लिए जी। लेकिन जब कोविड आया जी, तो कोविड आया तो सबके पास थोड़ा समय बचा जी। उस समय भी हम लगातार काम करते रहे, तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा खड़ा करें। फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए और लोगों का बहुत अच्छा उस पर रिस्पांस आया और देखते देखते अभी हमने काफ़ी अच्छा एक पड़ाव हासिल कर लिया सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सभी जगह हमारा प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। जी। एक जैसे आप अभी बात कर रहे हैं हम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, ये जो नई चीज़ें आ रही, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, एक एक्टर होने के नाते, एक म्यूजिक कंपोजर होने के नाते आपको क्या लगता है कि इससे किस तरीके के फायदे हुए? देखिए, इससे बहुत फायदा हुआ है कि जो हिडन टैलेंट्स थे जी। वो सारे के सारे बाहर आ गए। अब क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। हाँ। अब इन्फ्लुएंसर्स हो गए, अब बहुत सारे क्रिएटिव्स हो गए। लोगों को ये समझ में आया कि सोशल मीडिया कितना बड़ा माध्यम है अपने टैलेंट को बाहर लाने का, और इश्क और मुश्क छुपता नहीं है, वैसे ही टैलेंट को आप दबा कर नहीं रख सकते। अब और आसान हो गया। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो किसी टैलेंट को बाहर आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अब वो बात नहीं, अब हर किसी के हाथ में प्लेटफॉर्म है, वो जब चाहे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर उसमें दम है तो लोग उसे चाहेंगे, उसको सराहेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये जो न्यू मीडिया है जो अभी आगे बढ़ रहा है, जो डिजिटल मीडिया, जैसे यूट्यूब चैनल की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे हम ऐसे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि वो एक समवॉट काफ़ी अच्छा अमाउंट यूट्यूब के ज़रिए अर्न कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक आदमी के लिए, लाइक 9 to 5 जैसे आदमी कोई काम करता है, उसकी जगह आदमी एज अ क्रिएटर बनकर भी काम करके वो पैसे अर्न कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें उतनी ईमानदारी होनी चाहिए जी। बट हमेशा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोफेशंस हैं सारे हाई रिस्क प्रोफेशन हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, या यूट्यूबर बनना हो, सोशल मीडिया में आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं, ये सब एक झटका आता है और सब कुछ खत्म होता है। लाइक टिकटॉक था, टिकटॉक में बहुत सारे लोग थे जिनका करियर चल रहा था। हाँ। अचानक एक दिन टिकटॉक बंद हो जाता है। हाँ। तो इन सब चीज़ों से उबरने का भी प्लान आपके पास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के चेंज होने का, समाज के लोगों के सोच के परिवर्तन का, इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये ज़रूर कहूँगा। जैसे वेब सीरीज का चलन काफ़ी बढ़ चुका है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में इसकी क्या संभावना है? देखिए, वेब सीरीज़ के लिए छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। अभी यूट्यूब में काफ़ी व्यूज़ आते हैं। जैसे ही वेब सीरीज़ आने लगेगा, मुझे लगता है कि लोगों को एक अलग माध्यम मिलेगा और एक बेहतर एंटरटेनमेंट मिल पाएगा और उससे लोग ज़रूर देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। जैसा कि आपको अभी राजनीति ज्वाइन करने का मौका मिला, ऐसे अगर आपको नेक्स्ट कोई चीज़ का मौका मिले करने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात, मेरे मन में ये विचार रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करूंगा। जी। तो इस क्षेत्र में मुझे जो भी करने को मिलेगा, मैं उसको बिल्कुल मन लगाकर और पूरी मेहनत से करूंगा। ये मेरा मन है कि मैं यहाँ की भाषा, संस्कृति, खान पान, इन सब चीज़ों के लिए काम करूँ। तो अनुज जी, छत्तीसगढ़ में न्यू फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या हेल्पफुल होगी वो आने वाले जो अभी मूवीज बन रही है उनके लिए? देखिए, फिल्म विकास निगम की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह जी ने की थी जी, और उन्होंने अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया था जी। जब सरकार बदली तो फिर फिल्म विकास नीति आई, पॉलिसी आई उसकी।
जी। जब पॉलिसी रिलीज की उन्होंने तब मैंने एक बात कही थी उस समय भी कि पॉलिसी बनाना तो अलग एक बात है, लेकिन उसे क्रियान्वित करना, उसको धरातल पर उतारना, उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और इसमें ये सरकार पूरी तरह विफल हुई है। इन्होंने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन आप अप्लाई कैसे करें ये तक नहीं बता पा रहे हैं। तो आज तक एक भी फिल्म को सब्सिडी नहीं मिली है। एक फिल्म आई थी बुलंद अमेज, वो तुरंत नेशनल अवार्ड मिला तो उनको उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनको शाबाशी लेनी थी कि देखिए फिल्म मिली है, तो क्रेडिट लेने वाली बात थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाहर से इतनी सारी फिल्में या वेब सीरीज शूट होने यहाँ आ रही हैं, लेकिन किसी का भी अभी मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रोजेक्ट का सब्सिडी का प्रोसेस आगे बढ़ा है। जी। जैसे अभी OTT प्लेटफॉर्म्स की काफ़ी बढ़त बढ़ गई है, लोग मूवी थिएटर जाने का जो ट्रेंड है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट की टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती है। पहले LP रिकॉर्ड में हम गाना सुनते थे, फिर कैसेट्स आए, कैसेट के बाद फिर CD आया, CD के बाद अब हम पेन ड्राइव में मेमोरी में लेके घूमते हैं, हजारों लाखों गाने लेके घूमते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूजिशियंस को, म्यूजिक कंपनियों को नुकसान हुआ। उन्होंने रेवेन्यू अर्न करने का दूसरा माध्यम निकाल लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कभी बैठ नहीं सकती, उसका मीडियम चेंज हो सकता है। तो समय के साथ सिनेमा हॉल्स को भी चलना पड़ेगा। अब जैसे सिंगल स्क्रीन्स कम हो गया, अब मल्टीप्लेक्स आ गए हैं। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूट या उसका ऑप्शन पैदा होता है। तो समय के साथ चलने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लोगों को समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी। जैसे आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, आप एक्टिंग में भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं और आप काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि आप काफ़ी लोग को पढ़ते ज़रूर होंगे। तो जैसे जो आजकल का यूथ है, आप उनको कुछ 2-4 लोग ऐसे सजेस्ट करना चाहे कि इनको पढ़े तो वो थोड़ा और डेंस, थोड़ा डीप जा सकते हैं अपने प्रोफेशन की ओर, या ज़्यादा डेंस ला सकते हैं अगर जब वो सामने स्क्रीन में दिखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र को चुनें, उसमें आप अपने आप को सौंप दीजिए, आप उसके हो जाइए। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हम लोग जैसे ही ऑप्शंस रखते हैं या किसी चीज़ में हम लोग सोचते हैं प्लान A प्लान B, हम जैसे ही उस पर आते हैं तो हमें जिस तरह से सक्सेस मिलना चाहिए नहीं मिलता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप अपने आप को सौंप दीजिए, आपने जो तय किया है उसके लिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक छत्तीसगढ़ के जो नए अपकमिंग हॉलीवुड स्टार है, उनके लिए, जो यूथ है, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है, अवसर हर किसी को मिलता है। अवसर का फायदा वो उठा पाता है जो अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार हो, जो पहले से तैयारी करके रखता है, अवसर का फायदा वही उठा पाता है। इसलिए अपनी तैयारी में कहीं कोई कमी मत रखिए, खूब मेहनत करिए। जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। जो उस प्रोफेशन में जाने के लिए अच्छा आप कर सकते हैं, उस चीज़ को सीखने का प्रयास करिए और सीखते रहिए। एक दिन आएगा जिस दिन आपको अवसर मिलेगा तो आप तैयार होंगे और उस अवसर का फ़ायदा उठा पाएंगे, और अगर आप तैयार नहीं होंगे तो अवसर मिलने पे भी आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अनुज जी, एक लास्ट आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट थी और दर्शक भी ज़रूर सुनना चाहेंगे आपको, आपका एक कोई गाना जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें। देशुमया के भारत गीता, दाई ददा मोर रामो सीता, दया मया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी मैं हरियाओ रे, सीधा मा सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे। वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपकी आवाज़ में जैसा YouTube में आपको सुना था वैसे ही लग रहा है कि मज़ा आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली बार। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़, मैं सौरभ मिश्रा, आपका शुक्रिया।